So, hello guys. So, welcome back to the session 4 of Indian Polity Marathon at Polity Prava. I welcome you all again. I hope so. तीनों लेक्चर्स आपको बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे. कोई किसी तरह की आपको समस्या नहीं आई होगी, है ना? तो चलिए अब हम लोग जो है हमारे सेशन 4 की स्टार्ट करते हैं विथ आवर न्यू टॉपिक दैट इज सिटीजनशिप. बड़ा जल्दी से इसको खत्म करेंगे और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स की तरफ मूव करेंगे हम लोग. ठीक है. तो ये जो है एक कोई एकेडमिक टॉपिक नहीं है. ये एक ऐसे सवाल का जवाब है जिसे 2019 के बाद से पूरा इंडिया पूछ रहा है कि यार मैं इंडियन सिटीजन हूं या नहीं, और अगर हूं तो इसको कैसे प्रूव करूं. ये सवाल सिर्फ गरीब लोगों का नहीं था कि कोई पुअर है तो वो पूछ रहा है. देखो, असम में कुछ ऐसी फैमिलीज थी जो 3 जनरेशन से इंडिया में रह रही है, जिन्हें एनआरसी में प्रूव करना पड़ा है कि यार वो इंडियन है. डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, पार्लियामेंट्स में तो आप ये देख लो कि मतलब आसाम में तो आपके राइट्स जैसी सिचुएशन थी. और इवन पार्लियामेंट में जब सीएए पे डिबेट हो रही थी तो इतनी खतरनाक स्थिति थी उस समय पे कि क्या बताएं. और आज की तारीख में भी ये जो सवाल है आपका, ये आज भी लीगली अनरिजॉल्व है. लेकिन हम यहाँ पॉलिटिक्स करने तो बैठे नहीं है, हम लॉ समझने के लिए बैठे हैं. क्योंकि यूपीएससी को क्या चाहिए? लॉ चाहिए, पॉलिटिक्स नहीं चाहिए. तो चलते हैं सिस्टमेटिकली हमारी डेप्थ पे. तो मैं आपको एक जो है इस सेशन के लिए फ्रेमवर्क दूंगा कि हम इस चीज को जो है 3 लेयर्स में समझेंगे. पहली लेयर हमारी होगी जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को देखेंगे, आर्टिकल 5 से 11. दूसरी लेयर में हम लोग जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955 और उसके अमेंडमेंट्स को देखेंगे. और तीसरी लेयर में हम लोग देखेंगे सीए जो आया था आपका, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. उसके बाद एनआरसी, एनपीआर. तो तीनों लेयर्स मिला करके एक कंप्लीट पिक्चर हम हमारी तैयार करेंगे. तो चलिए एक जो है फंडामेंटल सवाल से इसको शुरू करते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिटीजनशिप को डिफाइन ही क्यों करता है? पहली बात तो भाई ये तो पार्लियामेंट का काम है ना कि लॉ बनाए. बिल्कुल सही सवाल है ये, कोई इसमें गलत नहीं है. इसका जवाब आपको हिस्ट्री में मिलेगा, पॉलिटी में नहीं मिलेगा. 1947 पार्टीशन इसका जवाब है. लाखों लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे. मुस्लिम्स जो है वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जा रहे थे, हिंदूज और सिख्स जो है वो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ रहे थे. तो ये रिफ्यूजीज का एक ओशन था, और सवाल ये था कि इनमें से इंडियन सिटीजन आखिर है कौन. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये डिसाइड करना था, और उन्होंने आर्टिकल 5 to 11 के बीच में एक टेम्परेरी फ्रेमवर्क रखा. टेम्परेरी इसलिए रखा क्योंकि आर्टिकल 11 एक्सप्लिसिटली पार्लियामेंट को ये पावर दे देता है कि वो सिटीजनशिप का कंप्लीट लॉ बनाए, जो बाद में सिटीजनशिप एक्ट 1955 के रूप में हमारे सामने आता है. तो आर्टिकल 5 से 11 ये कमेंसमेंट टाइम सिटीजनशिप डिटरमाइन करते हैं. यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सिटीजन था और कौन नहीं था, इसकी ये बात कर रहा था. तो इसे आप बड़ा केयरफुली समझेंगे. तो हम आर्टिकल 5 से शुरू करते हैं हमारी बात को. ठीक है. तो आर्टिकल 5 ये कहता था कि जो लोग 26 जनवरी 1950 को इंडिया की टेरिटरी में डोमिसाइल्ड थे वो सिटीजन्स थे. क्या बोला उसने? कि 26 जनवरी 1950 को जो लोग इंडिया की टेरिटरी में डोमिसाइल थे, जो इंडियन डोमिसाइल्ड थे, वो सारे के सारे सिटीजन्स काउंट होंगे अगर वो कुछ कंडीशंस फुलफिल करते हैं. तो पहली कंडीशन जो है वो है आपकी कि वो इंडिया में पैदा हुए हों, देवर बोर्न इन इंडिया, या उनके पेरेंट्स में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ हो, या तो वो खुद इंडिया में बॉर्न हुए हो या फिर उसके पेरेंट्स आइदर. ठीक है. तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है सर, ये कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, जस्ट सॉली एंड जस्ट
सैंग्विनिस। तो जस्ट सॉली का मतलब होता है बर्थ ऑन सॉइल। बाय सॉइल आप जो है, मतलब आपका उस धरती पे जन्म हुआ है इसलिए आप सिटीजन है। या फिर जस्ट सैंग्विनिस का मतलब होता है ब्लड या फिर आपके डिसेंट की वजह से सिटीजन है आप। या तो आप खून से सिटीजन है, मतलब आपके माता पिता भारतीय है, या फिर आप उस धरती पे पैदा हुए। तो धरती पे पैदा हुए तो जस्ट सॉली, खून से है रिश्ता तो सैंग्विनिस। ठीक है। दूसरी कंडीशन जो रखी गई इसके अंदर, वो ये रखी गई कि या फिर वो लोग 26 जनवरी 1950 से कम 5 साल पहले इंडिया में ऑर्डिनरीली रेजिडेंट थे, यानी जनवरी 1941 से। अगर इन सब में से कुछ नहीं है और वो लोग तो 1945 जनवरी 1945 से देवर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अंडरस्टूड। देखो, डोमिसाइल और रेजिडेंस में कुछ फर्क होता है। डोमिसाइल जो है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है, ये परमानेंट होने का एक कॉन्सेप्ट है ना, कि आप परमानेंट यहाँ के सिटीजनशिप हो। रेजिडेंस जो है आपका, वो एक फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि जहां पे आप एक्चुअली रहते हो। तो आर्टिकल 5 में क्या जरूरी है? डोमिसाइल जरूरी है, रेजिडेंस जरूरी नहीं है। अंडरस्टूड। मान लीजिए मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, ठीक है, तो मेरा डोमिसाइल कहाँ का हो गया? राजस्थान का, भाई मैं पैदा हुआ। बट मान लीजिए मैं काम की वजह से दिल्ली आ गया और मैं दिल्ली में रेजिडेंट करता हूँ, बट मैं एक्चुअल सिटीजन हूँ कहाँ का? मैं एक्चुअल सिटीजन हूँ सर राजस्थान का, और अभी मेरा रेजिडेंस क्या है? दिल्ली है। अंडरस्टूड। अब आते हैं आर्टिकल 6 पे फटाफट। तो ये आर्टिकल उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। कहां पे आए थे? पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। तो इन्हें क्या किया गया भाई? ये पार्टीशन के बाद आपके इंडिया में आ गए, तो इन्हें आपने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो पहली कैटेगरी में आपने उन लोगों को रखा जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए। किससे आए? 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया आ गए हैं। तो इन्हें तो आपने ऑटोमेटिकली ही सिटीजन मान लिया है, ये ऑटोमेटिकली सिटीजन हो गए हैं। अगर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे और वो ऑर्डिनरीली इंडिया में रेजिडेंट थे। अंडरस्टूड। दूसरी कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया जो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया आए हैं। तो इन्हें रजिस्टर करना पड़ता था भाई, परमिट सिस्टम के अंदर इनको आना पड़ता था पहले, और फिर उसके बाद इनका रजिस्ट्रेशन होता था। और रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 6 महीने का रेजिडेंट होना जरूरी था। तो 19 जुलाई 1948 ये डेट आप याद रखोगे, क्योंकि ये वो डेट थी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में परमिट सिस्टम शुरू हुआ था। मतलब इनफॉर्मल माइग्रेशन इस दिन रोक दी गई थी। इस डेट के रेफरेंस से आपकी दो कैटेगरीज बनाई गई। जो पहले आ गए उनको ऑटोमेटिकली सिटीजन ले लिया अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट थे, और अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं तो 6 महीने का रेजिडेंसी प्रूफ मांगा गया और परमिट सिस्टम के अंदर वो आ गए और फिर उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया। तो आर्टिकल 6 में स्पेसिफिकली आप ये ध्यान रखोगे कि पाकिस्तान मेंशन है, तो ये आर्टिकल सिर्फ पाकिस्तान से आने वाले माइग्रेंट्स के लिए था। बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आने वाले इस आर्टिकल के अंडर कवर्ड नहीं थे, उनके लिए अलग प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, तो बांग्लादेश तो ऑटोमेटिकली आप सब समझ जाओगे कि 1971 के बाद की बात हो रही है। अंडरस्टूड। आर्टिकल 7, व्हाई आई हैव मेंशन्ड बांग्लादेश इज जस्ट नॉट बिकॉज कि यार मुझे ये चीज पता है, बट जब हम एग्जाम में सवाल करने बैठते हैं ना और वहां बांग्लादेश दिखता है, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बांग्लादेश को टिक कर देते हैं। ये सिली मिस्टेक्स में काउंट होता है आपकी। ठीक है, चलिए आर्टिकल 7 पे आते हैं। आर्टिकल 7 ये कहता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ठीक है, और थोड़ा ही अपने आप में जो है काउंटर इंट्यूटिव भी आर्टिकल है। कैसे? ये कहता है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद, कितनी डेट के बाद? 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, वो इंडियन सिटीजन नहीं थे, इवन इफ दो कि वो वापस आ गए हो। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन रखा गया कि अगर वो लोग रीसेटलमेंट परमिट के अंदर वापस आए हैं,
तो वो आर्टिकल 6 के प्रोविजन के अंडर सिटीजन बन सकते थे। मतलब अगर वो लोग 19 जुलाई 1948 वाली डेट को फॉलो करते हैं, पहले या बाद की, तो आर्टिकल 6 के अंदर वो सिटीजन बन जाएंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। अब 1 मार्च 1947 क्यों ली? क्योंकि मार्च 1947 में जो कम्युनल वायलेंस था वो इतना बढ़ गया था पंजाब में, और उसके अंदर आपके सिस्टमेटिक माइग्रेशन शुरू हो गई थी। तो इससे पहले जो गए वो टेम्परेरी बेसिस पर गए थे, बाद में आने के इरादे से वो लोग गए थे। इसीलिए बाद वाले वो ये माना गया कि दे हैव ऑप्टेड कि वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। अंडरस्टूड? समझ गए बात? अब आते हैं आर्टिकल 8 पे। आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो ओवरसीज इंडियंस हैं, ओसीआई जो है, उनके लिए ये आपका आर्टिकल है। वो ये कहता है कि जो लोग इंडिया से बाहर थे पर इंडियन ओरिजिन के थे, भाई मान लीजिए अगर किसी का पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था और वो खुद ही किसी और कंट्री में रेजिडेंट था, तो वो इंडियन हाई कमीशन या कॉन्सुलेट में रजिस्टर कर सकता था और इंडियन सिटीजन बन सकता था। ये आपके जस्ट सैंग्विनिसिस का प्रिंसिपल है, मतलब ब्लड के जरिए आपने सिटीजनशिप दी है। ये आपके जो ओवरसीज जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसका प्रीकर्सर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये उस समय की बात हो रही है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति लंदन जाके बस गया था, किसी काम की वजह से चला गया या वहां चला गया, बट उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पैदा हुए थे इंडिया के अंदर ही, तो वो इंडियन जो हायर काउंसुलेट है, काउंसुलेट के अंदर जाकर के अपने आप को रजिस्टर करा के और इंडिया का सिटीजन बन सकता है। ठीक है, आर्टिकल 9 जो है वो आपका ये कहता है, ये एक बड़ा ही क्लीन सा रूल देता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो वॉलेंटरली दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन नहीं रहता है। देखो, वॉलेंटरली यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। मान लीजिए अगर किसी देश में सिटीजनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली मिल गई बिना किसी एप्लीकेशन के, तो इंडियन सिटीजनशिप अफेक्टेड नहीं होती है नेसेसरीली। लेकिन अगर आपने अप्लाई करके लिए तो फिर इंडियन सिटीजनशिप आपकी खत्म है, क्योंकि इंडिया जो है वो जनरली डुअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता है, और आर्टिकल 9 इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। अंडरस्टूड? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है, ओसीआई का कॉन्सेप्ट, ये डुअल सिटीजनशिप नहीं है। जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स होते हैं वो इंडियन सिटीजन नहीं होते हैं, आप ये ध्यान रखोगे। वो एक स्पेशल स्टेटस है जो उन्हें कुछ सर्टन प्रिविलेजेस देता है। ठीक है, तो जो ओसीआई के अंदर ये वर्ड है सिटीजनशिप, ये अपने आप में बड़ा मिसलीडिंग है। वो इंडियन पासपोर्ट होल्ड नहीं कर सकते हैं, वो वोट नहीं दे सकते, वो गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते हैं, ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वॉलंटरीली वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखोगे आर्टिकल 9 के साथ, और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर सिंगल सिटीजनशिप किससे आता है? आर्टिकल 9 से आता है। अब आर्टिकल 10 पे आ जाए। देखो, आर्टिकल 10 ये कहता है कि हर वो पर्सन जो आर्टिकल 5 से 8 के अंदर सिटीजन है, वो तब तक ही सिटीजन रहेगा जब तक पार्लियामेंट अपने लॉ से कुछ और ना लेके आ जाए। तो ये एक कंटिन्यूटी का क्लॉज है। क्या है? कंटिन्यूटी का क्लॉज है। अंडरस्टूड? ये आपकी सिटीजनशिप को कंटिन्यू करता है ना, सिटीजनशिप के राइट को। आर्टिकल 11 पे आ जाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, क्योंकि ये पार्लियामेंट को प्लीनरी पावर देता है कि सिटीजनशिप का जो कंप्लीट लॉ बनाने का जो राइट है वो किसके पास है? वो पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल लॉ ये कहता है कि नथिंग इन द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक एनी प्रोविजन with respect to the acquisition and termination of citizen and all other matters related to citizenship। तो ये पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है सिटीजनशिप पर, कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है आर्टिकल 5 से 10 के बीच की लिमिटेशन के बावजूद।
और यही आपके सिटीजनशिप एक्ट 1955 का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस है। पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। अब आ जाते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 पे, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट वाला वर्ड हटा दो ना, सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो अब हम उन सारे प्रैक्टिकल प्रोविजन से बात करेंगे जो एक्चुअली आपकी सिटीजनशिप को डिटरमाइन करती है, ठीक है। ये पार्लियामेंट का लॉ है आर्टिकल 11 के अंडर, ये आप ध्यान रखोगे। इसमें सिटीजनशिप जो एक्वायर करनी है उसको एक्वायर करने के 5 तरीके हैं और टर्मिनेट करने के 3 तरीके हैं। मतलब सिटीजनशिप लेने के 5 तरीके हैं, सिटीजनशिप जाने के 3 तरीके हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सिटीजनशिप एक्वायर करने का तरीका। तो अब आप सिटीजन एक्वायर कैसे कर सकते हो? पहला तरीका देखते हैं। तो फर्स्ट वे है बाय बर्थ। ये आपके सेक्शन 3 में दिया गया है इस एक्ट। ये जो यहाँ पे आपकी टाइमलाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको आपने 3 स्टेजेस में चेंज किया है ना। आपने इसमें कहा है कि 26 जनवरी 1950 से लेकर के और 1 जुलाई 1987, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक इंडिया में पैदा हुआ कोई भी चिल्ड्रन वो ऑटोमेटिकली क्या है, इंडियन सिटीजन है, रिगार्डलेस ऑफ हिज पेरेंट्स नेशनैलिटी। मतलब ये है प्योर जस्ट सॉली का कॉन्सेप्ट। मेरे माँ बाप हुए नहीं हुए, दादा दादी हुए नहीं हुए, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इंडिया की धरती पे पैदा हुआ इस दरमियान तो मैं इंडियन सिटीजन हूं, ठीक है। दूसरा ये कहता है कि 1 जुलाई 1987 से लेकर के और 3 दिसंबर 2004 तक अगर एक पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए आपके बर्थ के टाइम पर। मतलब ये है पार्शियल जस्ट सैंग्विनिस का कॉन्सेप्ट। यहां पर कौन आ गया? पार्शियल जस्ट सैंग्विनिस। कैसे आ गया? देखो, ये कह रहा है कि आइदर ऑफ द पेरेंट, चाहे वो आपकी मदर हो या आपके फादर हो, वो क्या हो, इंडियन सिटीजन हो एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। अंडरस्टूड? तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें आता है 3 दिसंबर 2004 के बाद कोई भी दोनों पेरेंट्स में से एक व्यक्ति को इंडियन सिटीजन होना चाहिए और दूसरा पेरेंट जो है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। मतलब एक पेरेंट इंडियन हो और दूसरा जो सेकंड पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? तो ये जो चेंज था, ये चेंज आपके लाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, कि अगर एक भी पेरेंट इलीगल माइग्रेंट है तो फिर उसका चाइल्ड आपका सिटीजन नहीं होगा देश का, ठीक है। और जो ये वाली डेट है ये आप लेकर के आए थे कौन सी डेट से? 2003 से, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और जो 1 जुलाई 1987 वाली ये डेट है, इसको आप लेकर के आए थे सर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986 से। तो सीए 2019 अकेला नहीं है, उससे पहले के भी सीए है, ये ध्यान रखो आप, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेकंड तरीका। सेकंड तरीका कहता है बाय डिसेंट। ये आपके सेक्शन 4 में लिखा गया है। वो ये कहता है कि अगर आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हो लेकिन आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है तो भी आप इंडिया के सिटीजन हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो इसमें आपने कौन सा कॉन्सेप्ट ला दिया? रजिस्ट्रेशन का। ये ओवरसीज इंडियन फैमिलीज के लिए प्रोविजन बनाया गया है। इसके अंदर 2004 के बाद की डेट का अमेंडमेंट किया गया और ये कहा गया कि अगर जो आपके पेरेंट्स के बर्थ के टाइम पर वो इंडियन सिटीजन थे और उनका बर्थ भी रजिस्टर्ड था इंडियन कॉन्सुलेट में, तो डिसेंट से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है। मतलब भाई एक तो ये हुआ कि आप जो है आप इंडिया के बाहर पैदा हुए, आउटसाइड इंडिया थे आप,
लेकिन आपके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन थे, तो आप रजिस्ट्रेशन करा करके और इंडियन सिटीजन बन सकते हो। लेकिन 2004 के अंदर जो अमेंडमेंट किया गया वो ये करा गया, 2003 वाला जो अमेंडमेंट था उसमें ये कहा गया कि अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स जो अगर वो अपने बर्थ के समय पे, उनके बर्थ के टाइम पर वो इंडियन सिटीजन थे और उसके बाद मान लीजिए वो चले गए, लेकिन उन्होंने अपना बर्थ रजिस्टर करा रखा था इंडियन काउंसिलेट में, तो भी आप डिसेंट के थ्रू सिटीजनशिप ले सकते हो। तीसरा तरीका आता है थ्रू रजिस्ट्रेशन। ये सेक्शन 5 में दिया हुआ है। ये कहता है कि कुछ कैटेगरीज के लोग रजिस्ट्रेशन के जरिए इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं। इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है पीआईओ का, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो ऑर्डिनरीली आपके इंडिया के रेजिडेंट होते हैं 7 साल से। 7 सालों से आप इंडिया में रह रहे हो, या फिर मान लीजिए पर्सन हु वर मैरिड टू इंडियन सिटीजन फॉर 7 years। ठीक है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है, वो किसी व्यक्ति से मैरिड है, मान लीजिए कोई बाहर का लड़का है और वो इंडियन लड़की से मैरिड है और वो 7 साल से मैरिड है, तो वो व्यक्ति भी आकर के इंडिया में अपनी सिटीजनशिप अप्लाई कर सकता है। मतलब राजीव गांधी से सोनिया गांधी की शादी हुई, तो सोनिया गांधी कितने समय के बाद आकर के अप्लाई कर सकती है इंडियन सिटीजनशिप के लिए बाय रजिस्ट्रेशन? 7 साल की मैरिज के बाद। और जो माइनर चिल्ड्रंस हैं उन इंडियन सिटीजन्स के, या फिर पर्सन जो फुल एज का है और मतलब अपनी पूरी कैपेसिटी में है, हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया विच इज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, उनको भी आप क्या मानोगे? इंडियन सिटीजन मानोगे। तो रजिस्ट्रेशन से जब आपको सिटीजनशिप मिलती है तो उसके बाद वो पर्सन पूरे राइट्स वाला सिटीजन बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई रजिस्ट्रेशन से आप सिटीजन बने हो तो कुछ राइट्स आपके नहीं रहे, आपको उतने के उतने ही राइट्स मिलेंगे। ठीक है। फोर्थ प्रोविजन कहता है नेचुरलाइजेशन, सेक्शन 6 में ये कहता है कोई भी फॉरेन नेशनल अगर 11 साल 11 years अगर वो इंडिया में रिसाइड करता है और उसमें भी पिछले 12 मंथ से वो कंटिन्यू इंडिया में रह रहा हो, मतलब वो एक दिन के लिए भी बाहर नहीं गया, उसका गुड करेक्टर हो, वो इंग्लिश या फिर रीजनल लैंग्वेज जानता हो, तो वो व्यक्ति भी सिटीजनशिप ले सकता है। बट यहाँ गवर्नमेंट का पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन है, कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो दे, गवर्नमेंट चाहे तो नहीं दे। अदनान सामी को जो सिटीजनशिप मिली है वो इसी पर्टिकुलर नेचुरलाइजेशन के तरीके से मिली है। और उसके बाद पांचवा तरीका जो है वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ये है सेक्शन 7 में। अगर कोई नई टेरिटरी इंडिया के अंदर मर्ज होती है तो वहां के लोग ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाते हैं। जब 1975 में आपने सिक्किम का मर्जर किया तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ। दादरा नागर हवेली गोवा जब आपने पुर्तगाली से ली तो यही सब तरीके से आपने उनके लोगों को सिटीजनशिप दे दी, और वो तुरंत प्रभावी होती है ना। ऐसा कुछ नहीं है उसमें कि 2 साल रहो, 7 साल रहो, 11 साल रहो, ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है। तो आई होप सो ये मोटा मोटी आपको क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं टर्मिनेशन का तरीका, मतलब आपकी सिटीजनशिप कैसे जाएगी। तो वेज टू लूज योर सिटीजनशिप, 3 तरीके हैं इसके। पहला तरीका है सर रिनंसिएशन का, ये सेक्शन 8 में दिया गया है। वॉलेंटरली इसका कीवर्ड है। भाई कोई भी सिटीजन खुद अपनी सिटीजनशिप छोड़ सकता है अगर वो दूसरी सिटीजनशिप ले रहा हो। देखो अगर कोई अडल्ट व्यक्ति वो रिनाउंस करता है तो उसके माइनर सिटीजन जो है, माइनर चिल्ड्रंस हैं, वो भी अपनी सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली खो देते हैं। लेकिन अगर वो चाहे तो 18 साल के होने पर उसको रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए आज मैं हूं
और मैं वॉलंटरीली अपनी सिटीजनशिप छोड़ता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं आज से श्रीलंका का सिटीजन बनूंगा, मेरे बच्चे हैं 2 साल 3 साल के, तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चों की भी सिटीजनशिप चली जाएगी। बट मेरे जो बच्चे हैं वो 18 साल के होने के बाद अगर चाहें तो आगे रीअप्लाई कर सकते हैं सिटीजनशिप के लिए। ठीक है, ये अभी हम पढ़ के आए तो थे सर, ये डिसेंट वाले तरीके से। दूसरा तरीका है सर टर्मिनेशन का, ये आपके सेक्शन 9 के अंदर दिया गया है। ये होती है सर ऑटोमेटिक। भाई अगर मान लीजिए कोई वॉलेंटरीली दूसरे सिटीजनशिप देश की सिटीजनशिप ले ले, तो फिर क्या होगा, उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 का ये स्टैट्यूटरी जो है आपके एक्सप्रेशन है, ये किसका, आर्टिकल 9 का। आर्टिकल 9 पढ़ के आए थे हम लोग, आप सबको ध्यान होगा, वॉलेंटरीली। ठीक है भाई, मान लीजिए एक तो होता है वॉलेंटरी, मैं खुद गया और जाके मैंने क्या बोला कि साहब आज से मैं आपके देश का सिटीजन नहीं रहना चाहता, मैं कहीं और जा रहा हूँ। और टर्मिनेशन में क्या है, मैंने बताया नहीं और मैंने जाके कनाडा की सिटीजनशिप ले ली, तो क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिक मेरी सिटीजनशिप कैंसिल कर देगी। तीसरा तरीका होता है सर डेप्रीविएशन का। डेप्रीविएशन ये आपके सेक्शन 10 में दिया गया है, ये गवर्नमेंट करती है। अगर मान लीजिए आपने सिटीजनशिप फ्रॉड तरीके से ले ली, या मान लीजिए अगर कोई पर्सन है वो एनिमी कंट्री के साथ वॉर में डीलिंग्स कर ले, या अगर मान लीजिए वो जो 7 साल का कॉन्सेप्ट हम अभी पढ़ करके आए हैं कि उसको 7 साल इंडियन रेजिडेंट होना पड़ेगा, अगर उस 7 साल में वो 2 साल मान लीजिए किसी देश की जेल में हो, या मान लीजिए वो जो पर्सन है वो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट कोई काम करे, तो गवर्नमेंट जो है वो उसकी सिटीजनशिप को ले सकती है, डिप्राइव कर सकती है। रजिस्टर्ड और जो नेचुरलाइज्ड तरीके से आप सिटीजनशिप लेते हो उस पर ये चीजें अप्लाई होती है, बर्थ वाले सिटीजन पर ये अप्लाई नहीं हो सकता। कैसे करोगे, है ना, मैं तो भाई बर्थ सिटीजन हूँ यार। भाई अगर मान लीजिए मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो मेरे को जेल में डालोगे ना, तुम मुझे आईपीसी सीआरपीसी के थ्रू सजा दोगे, उम्र कैद की सजा कटवाओगे, फांसी दे दोगे, ये सब काम करोगे ना। अंडरस्टूड, इतना ही काम का है। अभी वैसे भी हमारी, आपको ध्यान होगा तो पॉलिटी बेरक की सीरीज चल रही है, उसके अंदर हम आर्टिकल को डिकोड कर ही रहे हैं हर तरीके से। तो जो वो वाला तरीका है, मतलब जो वो वाली नॉलेज हमें चाहिए वो हम वहां से लेंगे। अभी हमारा सिर्फ प्रीलिम्स का काम हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि बाय बर्थ सिटीजन को आप डिप्राइव नहीं कर सकते हो सिटीजनशिप से। सेक्शन 10 जो है आपका, वो सिर्फ रजिस्टर्ड और नेचुरलाइज सिटीजन पर ही अप्लाई होता है। तो ये एक फंडामेंटल प्रोटेक्शन है सिटीजनशिप की, किसके लिए, नेचुरल बॉर्न सिटीजन के लिए। अब हम आते हैं उस टॉपिक पर जिसने 2019 और 2020 में इंडिया के अंदर पूरा का पूरा एक फाइन स्टॉर्म खड़ा कर दिया था, और वो है आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। और मैं आपको एक चीज प्रॉमिस करता हूं कि हम दोनों साइड्स के जो फेयरली आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट करेंगे। यूपीएससी के लिए आपको वैसे भी बैलेंस्ड अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए, कोई प्रोपेगेंडा नहीं चाहिए। अंडरस्टूड। अब देखो सीए करती क्या है, सबसे पहले तो सीए 2019 ने क्या किया कि सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट सिटीजनशिप एक्ट 1955 था, उसके सेक्शन 2 के अंदर एक प्रोवाइजो ऐड करा, और उसके साथ साथ एक सेक्शन बी ऐड करा है। क्या करा है, सेक्शन 2 के अंदर एक प्रोवाइजो ऐड किया है और प्लस सेक्शन 6 बी ऐड किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसने किया क्या है। तो ये उन लोगों को फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप देता है जो लोग अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं। किस किस कंट्रीज से आए थे वो लोग, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए। वो व्यक्ति हिंदू होना चाहिए, या फिर वो सिख हो, या फिर वो बुद्धिस्ट हो, या फिर वो व्यक्ति जैन या पारसी या फिर क्रिश्चियन हो। और अगर वो व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आ गया हो,
नॉर्मली आपके नेचुरलाइजेशन के थ्रू आपको अगर सिटीजनशिप चाहिए तो आपको 11 साल चाहिए होते हैं, लेकिन सीएए के अंडर आपने ये कहा कि इन स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए हम उस 11 साल के टाइम को कम करके कितना कर दे रहे हैं, 5 इयर्स कर दे रहे हैं। अब एक एक एलिमेंट को हम बड़ा केयरफुली समझेंगे। पहली बात तो ये 3 कंट्रीज ही क्यों लिया आपने, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो ये तीनों कंट्रीज मुस्लिम मेजोरिटीज कंट्री है, आपकी ध्यान रखो। इन कंट्रीज में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं वो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन और पारसीज हैं। तो इनको वहां पे रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करना पड़ा है। तो ये सीएए के सपोर्टर्स का मेन आर्गुमेंट। अब 31 दिसंबर 2024 ही आपने क्यों लिया, तो ये कट ऑफ डेट है। इस डेट के बाद आने वाले जो सिटीजन, जो लोग थे, सॉरी, उन लोगों को आपने एलिजिबिलिटी नहीं दी है। ये मनमोहन सिंह के जो गवर्नमेंट थी उस समय की बात है। और ये क्रिटिसिज्म एक ये भी है कि ये डेट आर्बिट्रेरी क्यों लिया, बट उनका ये था कि भाई आपको ये लगे कि हम लोग आ गए, आप हमें क्रिटिसाइज करते हो कि हम हिंदू मेजोरिटी वाली बात करते हैं, तो इसलिए हमने डेट भी ये ली कि हमारी गवर्नमेंट से पहले की जो लोग बाग है उनको हम सिटीजन देंगे। नहीं तो कल को आप ये कह दोगे आप खुद ही सरकार लेके आने के बाद लेके आ गए। अब ये देखो सबसे बड़ा पॉइंट कि आपने मुस्लिम्स को एक्सक्लूड क्यों किया, ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी पॉइंट था। सपोर्टर्स ये कह रहे थे कि इन 3 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज में जो मुस्लिम्स है ना, उनको कोई रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो इसीलिए उन्हें इस स्पेशल प्रोविजन की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्रिटिक्स ये कहते हैं कि यार ये आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी है उसका वायलेशन है, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सीए के खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट्स आए, जो अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स आए, वो कुछ इस तरीके से आए थे। उन्होंने पहला आर्ग्यूमेंट तो ये दिया कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है। क्या है आर्टिकल 14 का वायलेशन है। आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। मतलब किसी भी पर्सन के लिए, सिटीजन नहीं, किसी भी पर्सन के लिए, तो क्या इलीगल माइग्रेंट्स भी आर्टिकल 14 से प्रोटेक्ट होते हैं? क्या उन्हें रिलीजन के बेसिस पर डिफरेंशिएट करना, क्या ये आर्टिकल 14 का वायलेशन है क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग? ये आप खुद सोचोगे सर, मैं नहीं बताऊंगा आपको। यू ऑल आर एजुकेटेड एंड रैशनल सिटीजन्स। मुझे लगता है अटर नॉनसेंस आर्ग्यूमेंट है, अटर नॉनसेंस। सपोर्टर्स ने क्या बोला कि आर्टिकल 14 में इनटेलिजिबल डिफरेंशिया और रैशनल नेक्सस अलाउड है। जिसने भी, जिस भी व्यक्ति ने मेरी ये वाली सीरीज फॉलो कर ली, बेरेक्ट सीरीज वाली, ट्रस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी एंगल से सवाल पूछ ले, आपके सवाल गलत नहीं होंगे। इस प्रीलिम्स के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, बट नेक्स्ट के लिए तो आई कैन प्रॉमिस। आर्टिकल 14 में एक्चुअली में 2 चीजों की बात करी गई है। जो मेरे पीएसआईआर के स्टूडेंट्स होंगे उनको तो ये सब चीजें पता होगी। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रैशनल नेक्सस, ये 2 चीजें अलाउड है। यहां देखो, ये मतलब है इसका कि यार आप जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंटली ट्रीट कर सकते हो अगर आपके पास एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन बेसिस हो, और वो जो क्लासिफिकेशन है आपका वो लॉ के ऑब्जेक्टिव से रैशनली कनेक्टेड हो। तो सीएए का क्लासिफिकेशन क्या है, परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज इन स्पेसिफिक कंट्रीज, जो रैशनली कनेक्टेड है आपके ऑब्जेक्टिव से। और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, असाइलम या फिर प्रोटेक्शन को देना। दूसरा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में जो आपका आता है वो ये आता है कि आर्टिकल 25 का वायलेशन है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो मुस्लिम इलीगल माइग्रेंट्स को एक्सक्लूड करना उनके रिलीजन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। तीसरा आर्ग्यूमेंट ये है कि बेसिक स्ट्रक्चर में जो सेक्युलर कैरेक्टर है आपका, उस सेक्युलर कैरेक्टर का आप जो है विरोध, मतलब आप उसके अगेंस्ट जा रहे हो, उसको आप वायलेट करते हो अगर स्टेट रिलीजन के बेसिस पर सिटीजनशिप देता है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज्यादा पिटीशंस फाइल्ड है सीए के अगेंस्ट, और अभी भी पेंडिंग है सर ये 2026 में भी।
अब आ जाओ CAA प्लस NRC पे। वन लाइन स्टेटमेंट दूंगा इस पर्टिकुलर चीज के लिए। अगर आप रैशनली सोचोगे तो ये जितने क्रिटिक्स हैं इनको आप फोल्ड करके और कचरे के डब्बे में डाल दोगे, ट्रस्ट मी। क्योंकि इस लॉजिक के हिसाब से तो फिर आपने वो स्थिति कर ली कि कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा उठ के आएगा, आर्टिकल 14 आर्टिकल 25 बेसिक स्ट्रक्चर लेके बैठ जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? समझ रहे हो बात को? अरे आज अगर मैं किसी देश में जाकर के अगर उनके राइट्स मांगूंगा तो उसकी कंट्री देगी मुझे राइट्स। मेरे वकील जाएंगे, अगर जो हमारे देश के ये क्रिटिक्स हैं जो ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, अगर ये किसी और देश में दे, लात मार के भगा देगी यूएस उनको, अगर इस तरह के आर्ग्यूमेंट देंगे तो वहां पे। समझ रहे हो बात को? चलिए अब आते हैं CAA और NRC दोनों पे, जो कंबाइंड फियर था उन लोगों का जिसने एक्चुअली उस प्रोटेस्ट को फायर किया। NRC क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है। ये ओरिजिनली असम के लिए था। सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में आपका असम का जो NRC है वो अपडेट हुआ था, और 31 अगस्त 2019 को फाइनल लिस्ट आई थी। इस फाइनल लिस्ट में 19 लाख से ज्यादा लोग लिस्ट से बाहर हो गए थे। उन्हें ये प्रूव करना था कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं। उस समय पे आपके होम मिनिस्टर ने ये कहा था कि नेशन वाइड NRC आएगा। तो पब्लिक में एक फियर था कि यार अगर NRC नेशन वाइड आया तो जो लोग डॉक्यूमेंट ही प्रूव नहीं कर सके तो क्या वो स्टेटलेस हो जाएंगे? लेकिन CAA के अंडर हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस को सिटीजनशिप मिल सकती है इवन इफ NRC से बाहर आ जाए, लेकिन मुस्लिम्स को नहीं मिल रही थी। ये परसीव्ड जो कॉम्बिनेशन था CAA और NRC का, ये मुस्लिम स्टेटलेसनेस की तरफ जा रहा था, और इसी ने मैसिव प्रोटेस्ट खड़े किए थे। जो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो या दिल्ली के 2020 के राइट्स हो, आसाम में इवन हिंदूज भी प्रोटेस्ट कर रहे थे सर, क्योंकि जो आसाम NRC थी ना वो एथेनिसिटी बेस्ड थी। आसामीज वर्सेस बांग्लादेशी ऑफ एनी रिलीजन ये चल रहा है। CAA रिलीजन पे बेस्ड थी और असम की जो NRC थी वो एथेनिसिटी पे बेस्ड थी, आप ध्यान रखोगे। ये कंसेप्चुअली जो है कॉन्फ्लिक्ट आपके कर रहे थे दोनों चीज को। अब CAA पास हुआ 2019 में, लेकिन रूल्स आपके 4 साल बाद नोटिफाई हुए। कब हुए CAA रूल्स नोटिफाई? ये आपके 11 मार्च 2024 को नोटिफाई हुए, लोकसभा इलेक्शन से कुछ महीने पहले। और ये टाइमिंग भी बड़ी कंट्रोवर्शियल रही। रूल्स नोटिफाई होने के बाद एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया, इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस करी गई, डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड थे, तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो ये प्रूव करे कि आप अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हो और 31 दिसंबर 2024 से पहले आप इंडिया में थे। अब तक मेरे को मार्च 2025 का डेटा मेरे पास है, अप्रोक्सीमेटली 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन फाइल हुई हैं। ये नंबर बहुत कम है सर एक्सपेक्टेड से। एनालिस्ट ये कहते हैं कि ऑलरेडी इंडिया में रह रहे जो एलिजिबल माइनॉरिटीज है उनको ये फियर है कि अगर वो अप्लाई करते हैं तो जो उनका इलीगल माइग्रेंट स्टेटस है वो ऑफिशियली एक्नॉलेज हो जाएगा और उन्हें वो चीज वल्नरेबल बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट में CAA रूल्स के अगेंस्ट 237 पिटीशन फाइल्ड है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके ऊपर स्टे नहीं दिया है, लेकिन मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास रेफर हुआ है। और मुझे लगता है कि ये पोटेंशियली अगर 2026 में इस पर सुनवाई होती है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल केस आपके हो सकता है। अंडरस्टूड? चलिए, तो NRC का जो आइडिया है सर, अगर हम असम NRC की बात करें तो NRC का कोई आइडिया जो है वो नया नहीं है। ये एक्चुअली जो असम NRC का आइडिया है ना सर, ये आपके असम अकॉर्ड 1985 से आता है, जो राजीव गांधी की गवर्नमेंट और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ASU इसके बीच में एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हुआ था। 6 साल के एजिटेशन के बाद आपने जो है ये अकॉर्ड साइन किया था। अब एजिटेशन क्यों था?
क्योंकि बांग्लादेशी जो माइग्रेंट्स थे वो असम में कंटिन्यू आ रहे थे इलीगली, और असमीज जो लोग थे वो ये फियर में थे कि यार डेमोग्राफिकली हम माइनॉरिटी बन जाएंगे अपने स्टेट में अगर ऐसा चलता रहा तो आसाम अकॉर्ड क्या कहता है? आसाम अकॉर्ड ये कहता है कि 1 जनवरी 1966 से लेकर के 24 मार्च 1971 के बीच में जो लोग आए हैं उन्हें डिटेक्ट करो और डिलीट करो इलेक्टोरल रोल से, और आप ये डिटरमाइन करोगे कि आप उन्हें फिर से रेगुलराइज कर दोगे। मतलब 25 मार्च 1971 के बाद जो आए वो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, उन्हें डिपोर्ट किया ही जाएगा भले ही चाहे वो कोई भी हो। अब 25 मार्च 1971 क्यों? क्योंकि यही वो डेट थी जब पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था बांग्लादेश के अंदर, जो उस समय का ईस्ट पाकिस्तान था। वो जेनोसाइड का दिन था सर, इतना ब्रूटल दिन था, इतना ब्रूटल दिन था, ट्रस्ट मी, बहुत खराब दिन था। तो इससे पहले वाले को तो आप फोर्स्ड माइग्रेंट्स माने जा सकते थे, लेकिन इसके बाद वाले सारे के सारे इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। भाई उससे पहले वालों के लिए तो बेचारों की कंडीशन ही ऐसी थी कि वो रह ही नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके बाद तो आपने आजादी दिला दी ना भाई। उन 96,000 को 92,000 सैनिकों को नाक रगड़वा दी थी ना, पैंट खुलवा दी थी उनकी भारतीय आर्मी ने। भाई वो तमगे लगा के घूमता है वो आसिम मुनीर बाजवा, वो भी पैंट खोल के वहीं पड़ा था। ये फैक्ट नहीं है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, फोन ही स्विच ऑफ हो गया था, सो दैट इज व्हाई वीडियो हैज बीन स्टॉप्ड। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली ऑपरेशन सर्च लाइट की, है ना, कि सर्च लाइट शुरू हुआ पाकिस्तान ने जेनोसाइड वाले दिन। तो इससे पहले के जो लोग हमारे पास आए उनको आप फोर्स्ड माइग्रेंट मान सकते हो, क्योंकि उनके ऊपर कंटिन्यूसली अत्याचार हो रहे थे, तो इस वजह से वो लोग इंडिया में आ गए थे। लेकिन उसके बाद जो लोग आए हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द बांग्लादेश, लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, वो सारे इकोनॉमिक माइग्रेंट्स है, वो अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए इंडिया आ रहे हैं ना। भाई उनको जो प्रॉब्लम थी उससे हमने आजादी दिला दी, तो अब आप हमारे क्यों आ रहे हो, है ना। अब देखो सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में आपके एक ये केस आपको ध्यान रखना है, सर्बानंद सोनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2005 का एक केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद में आपकी एनआरसी की जो अपडेट प्रोसेस है वो 2015 में शुरू होती है, और 31 अगस्त 2019 को इसकी फाइनल लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, तो 19.06 लाख लोग जो है वो इस फाइनल लिस्ट से बाहर होते हैं। इसमें बहुत सारे हिंदू बंगालीज भी थे, जो मतलब जो है काफी लोगों को इसने सरप्राइज किया, क्योंकि लोगों को ऐसा लग नहीं रहा था। फिर इन्हें जो है फॉरेन एक आपकी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनाई गई, उसके सामने अपीयर करना था, अपने केस को प्रेजेंट करना था कि भाई हम जो है इंडियन सिटीजन हैं। तो अब एक बात देखो कि क्या जो आसाम एनआरसी का आउटकम है क्या वो सेटिस्फाई है? दोनों साइड से क्रिटिसिज्म आई। बीजेपी ने कहा बहुत सारे जेन्युइन इंडियन सिटीजन लिस्ट से बाहर गए, बहुत सारे जेन्युइन जो है बांग्लादेशी अंदर आ गए। आंसू ने ये कहा कि बोले आपकी जो ये प्रोटेस्ट है, ये जो प्रोसेस है, सॉरी, ये इनकम्प्लीट है, और बांग्लादेश ये कहता है कि उनका कोई सिटीजन जो है इंडिया में है ही नहीं इलीगली। तो ये पॉलिटिकली बड़ा इनरिजॉल्व इशू रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशन वाइड एनआरसी की। आपके होम मिनिस्टर ने 2019 में ये कहा कि हम नेशन वाइड एनआरसी कराएंगे, लेकिन 2020-21 के बाद गवर्नमेंट ने इस पर बहुत कॉशियस स्टांस लिया, और 2025 तक तो इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही नहीं आई, कोई टाइमलाइन ही नहीं आई। अभी तो 2026 चल रहा है, देखो क्या होता है। तो एनालिस्ट ये कहते हैं कि जो नेशन वाइड एनआरसी है ये प्रैक्टिकली बड़ी डिफिकल्ट है। इंडिया में पुअर डॉक्यूमेंटेशन, बर्थ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना, ये सब रूरल एरियाज में ना बड़ी प्रॉब्लम्स है। ये लाखों लोग ऐसे हैं जो पहले जनरेशंस में पैदा हुए बिना किसी हॉस्पिटल रिकॉर्ड के, तो कहाँ से वो बेचारा रिकॉर्ड्स लेकर के आएगा? तो ये लॉजिस्टिकली जो है बड़ा नियर इम्पॉसिबल सा एक ड्राइव है, और इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करना भी अपना में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, दैट। तो ऑल द होम मिनिस्ट्री ने 2025 के एंड में क्लेरिफाई कर दिया है कि भाई अभी उनके एजेंडा में ये चीज नहीं है, लेकिन वही बात है कि अभी एजेंडा में नहीं है, आगे आ जाए तो उसका किसी को पता नहीं है। अब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है, देखो एनपीआर, तो ये एक एनआरसी से अलग चीज है। एनपीआर एक डेटाबेस है जिसमें इंडिया के जो यूजुअल रेजिडेंट्स हैं, मतलब
यूजुअल रेजिडेंट्स का, एक सेकेंड, यूजुअल रेजिडेंट्स जो होते हैं, यूजुअल रेजिडेंट्स का ये मतलब है बेसिकली आपके सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन्स, इन दोनों का ही डेटा आपको रखना है। मतलब हर घर का डेटा, क्या नाम है, कितनी एज है, क्या एजुकेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है, ये सब सारी चीजें जो सेंसस में होता है वही सब एक अब आप रजिस्टर में, भाई आप स्कूल में जाते हो तो आपके स्कूल के अंदर रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है। डेली सुबह क्लास के अंदर आपका क्लास मॉनिटर आके आपकी हाजिरी लगाता था कि भाई कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है। अंडरस्टूड? तो एनपीआर जो है वो बेसिस बन सकता है एनआरसी का टेक्निकली अगर देखा जाए तो। इसीलिए 2020 में जब एनपीआर अपडेट का अनाउंसमेंट हुआ ना, तो बड़े मैसिव प्रोटेस्ट हुए। मतलब केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, उस समय राजस्थान कांग्रेस में था, है ना, अब वो नहीं होगा विरोध। तो इन सब ने एनपीआर अपडेट करने से रिफ्यूज कर दिया था कि भाई हम नहीं करते। सेंसस 2021 जो था वो आपका कोविड की वजह से ऑलरेडी डिलेड था ही, 2025 तक आप उसको कंडक्ट नहीं कर पाए, अब जाके आपने उसको ऑफिशियली स्टार्ट किया 2026 में। तो एनपीआर और जो सेंसस है, अब वो क्या है, साथ हो रहे हैं आपके। तो ये एक बड़ा, एक और मेजर गवर्नेंस इशू है, मैं आपको सही बात बताऊं तो भाई आज की तारीख में अभी भी हम 2011 के डेटा पे जी रहे हैं, सेंसस 2011 के डेटा पे ऑफिशियली तो। ठीक है, तो अब हम इस पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस की। तो सबसे पहला केस तो हमने देखा ही, सर्बानंद सोनोवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल्स, एक आईएमडीटी एक्ट बनाया, और उसको ये कहा कि यार ये जो आईएमडीटी एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, सॉरी, ये बनाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि इसके अंदर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो इलीगल माइग्रेंट पर है, ये प्रूव करने के लिए कि यार वो सिटीजन है कि नहीं। भाई एक तो बेचारा पहले अपने कागज वागज संभाल के लेकर के आए, और उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ भी आपने उसी को दे दिया कि भाई तू साबित कर ये डॉक्यूमेंट भी सही है गलत है, मतलब सारी चीजें आपने उसके ऊपर डाल दी। भाई नॉर्मल लॉज में जो स्टेट होता है वो ये प्रूव करता है कि यार कोई इलीगल माइग्रेंट है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आसाम में जो एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है ना भाई, बिकॉज ऑफ योर दैट इलीगल माइग्रेशन, तो इसकी वजह से आप चाहो तो आर्टिकल 355 भी इन्वोक कर सकते हो। फिर एक और केस आता है, मोहम्मद आपके ये सादिक वर्सेस इलेक्शन कमीशन, ईसीआई का, ये 2020 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यार एनआरसी से बाहर आने से ऑटोमेटिकली जो है कोई आदमी आपका नॉन सिटीजन नहीं हो जा रहा है। भाई फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की जो प्रोसेस है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है प्रोटेक्शन आपके सुप्रीम कोर्ट ने दिया लोगों को कि भाई जस्ट बिकॉज आप एनआरसी में नहीं हो या एनआरसी से बाहर आपका नाम आ गया है तो अब आप वोट नहीं दे सकते, या आप नॉन सिटीजन हो गए। ठीक है, फिर एक और केस है पीआईएल है ये, अश्विनी उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये नेशन वाइड एनआरसी कराने के लिए पीआईएल डाली गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस ही कर दिया। उन्होंने ये कहा कि यार ये पॉलिसी डिसीजन है, इसको कोर्ट मैंडेट नहीं कर सकती है, आप गवर्नमेंट से जाके बात करो। अब हम बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं आर्टिकल 19, सॉरी आर्टिकल 9 जो है आपका, और सिटीजनशिप एक्ट, ये दोनों ये कंफर्म करते हैं कि डुअल सिटीजनशिप आपके कंट्री में अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अमेरिकन सिटीजन बन जाते हो बेसिकली, तो इंडियन सिटीजनशिप आपकी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। अब सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने क्यों रखा है सर? भाई ये एक यूनिटी का डिसीजन था आपके। भाई पार्टीशन के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग यूनिफाइड नेशनल आइडेंटिटी बिल्ड करनी थी, तो अलग अलग सिटीजन स्टेट की आप सिटीजनशिप दे देते ना, तो आपके बल्कनाइजेशन का बहुत डर हो जाता था, जो यूएसएसआर में हुआ ना, भाई बल्कनाइजेशन ऑफ यूएसएसआर टूट गए ना 1991 के बाद सारे ही। क्योंकि आज आप ये देखो कि इंडियन ने आपके स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होने के बाद भी लोग, स्टेट को तो छोड़ दो कि मैं राजस्थानी हूं या महाराष्ट्रियन हूं या गुजराती हूं, लोग बाग जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, राजपूत, फलाना डिमका, इन सब चीजों में उलझे पड़े हैं सर। मतलब आपको कहीं देखने को ऐसा नहीं मिलेगा कि साहब मैं इंडियन हूं, एक्सेप्ट दो चीजों की जगह, एक इंडिया पाकिस्तान का मैच और एक पाकिस्तान के साथ लड़ाई, इन दो जगहों पे आपको ये दिखता है कि साहब इंडिया एक है। अदरवाइज आज भी इंडिया में सेपरेट सेपरेट आइडेंटिटीज ही है सर।
उधर नॉर्थ साउथ लड़ रहे हैं, उधर ईस्ट वेस्ट लड़ रहा है, उधर ये कास्ट की कास्ट में लड़े जा रहे हैं, उधर रिलीजन की रिलीजन लड़े जा रहे हैं, कुछ भी चल रहा है। अब एक ओवरसीज कॉन्सेप्ट का सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट देखते हैं, ओसीआई का। 2005 में जो आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 वाला, उसने ओसीआई का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ओसीआई क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि स्पेशल स्टेटस है, कुछ सिटीजनशिप नहीं है। ओसीआई कार्ड होल्डर को देखो क्या मिलता है, एक लाइफ लॉन्ग मल्टी एंट्री वीजा मिलता है उसको। भाई उसको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है बार बार पुलिस के पास जाके, वो चाहे कितने भी समय के लिए रुक जाए। उसके बाद में जो आपकी ये एनआरआईज हैं, उनके साथ इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ग्राउंड पे भी कुछ पैरिटीज इनको मिली हुई है ना, एनआरआईज के साथ। ओसीआई कार्ड होल्डर जो है वो आपके वोट नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता है, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, एग्रीकल्चर लैंड परचेज नहीं कर सकता है। एक पहले पीआईओ कार्ड और चलता था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, इसको आपके 2015 में ही ओसीआई में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है। अब रिसेंटली अभी आपके 2025 में एक सर्कुलर इशू हुआ है रिगार्डिंग ओसीआई, और उसमें ये कहा गया है कि जो ओसीआई होल्डर्स हैं, अब उनको कुछ सर्टन गवर्नमेंट रिसर्च पोजीशन के लिए एलिजिबल किया गया है, जो पहले आपके रिस्ट्रिक्टेड था। तो ये आपके एनआरआई कम्युनिटी जो है उसके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। कुछ गवर्नमेंट रिसर्च पोजीशन ऐसी है जहां पे अब उनको आप ले सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, वो ब्रेन ड्रेन वाली रिवर्स करने वाली बात थी, और कुछ नहीं था इसके अंदर। ठीक है। तो अब हमने देखा सिटीजनशिप एक्ट 1986 राजीव गांधी की सरकार में आया, 1 जुलाई 1987 से सिर्फ एक पेरेंट इंडियन का होना जरूरी है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में वाजपेयी साहब ने ये कहा कि 3 दिसंबर 2004 से दोनों पेरेंट्स में से एक तो इंडियन सिटीजन हो ही हो, लेकिन दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो ओसीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसी अमेंडमेंट में आपके पहली बार आया। फिर आपके एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2005 आया मनमोहन सिंह की सरकार के समय पे, उस समय आपने ओसीआई को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया। सिटीजनशिप एक अमेंडमेंट एक्ट आप 2015 में लेकर के आए, जो मोदी गवर्नमेंट लेके आई, उसमें आपके पीआईए और ओसीआई को आपने मर्ज कर दिया। फिर आप एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लेकर के आए, सेम मोदी गवर्नमेंट लेकर के आई। और सीए जो था आपका, जिसको हमने डिटेल में कवर किया है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आपके मुस्लिम्स के अलावा जो उनकी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनको लाया जाए। जो यूएन का भी माइनॉरिटी वाला जो चार्टर है ना सर, वो भी ये कहता है कि जो आप असाइलम दोगे या जो आप राइट्स दोगे ना इस तरीके की चीजों के अंदर, रिफ्यूज जो आप दोगे, तो वो आप जिसको देते हो वो आपकी माइनॉरिटीज नहीं होनी चाहिए। वो आप कहते हो कि जिस देश से वो आ रही हैं परसिक्यूट होकर के, उस देश में वो माइनॉरिटीज हैं, तो फिर आप उसको रिफ्यूजी का दर्जा दोगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, कोई कह सकता है क्या कि पाकिस्तान में मुस्लिम जो है वो आपके ये माइनॉरिटी में है? भाई आपने तो नाम ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा है, तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे यार? मतलब कल को आप ये कह दो कि हाफिज सईद इंडिया आ जाए, बोले कि साहब हाफिज सईद का साहब आपने आर्टिकल, ये जो ये बेवकूफी करते हैं ना आपके ये एनजीओ वाले, ये सिविल राइट्स वाले, ये इन बेगधों का ये कहना है कि कल को अगर हाफिज सईद आकर के ये कह दे कि साहब मैं इंडिया का सिटीजन बनना चाहता हूँ, तो ये कपिल सिब्बल साहब आपका पहुंच जाएगा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि साहब आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, आर्टिकल 25 का वॉयलेशन है। ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पे क्या आप हाफिज सईद को इंडियन सिटीजन नहीं बनाओगे क्या? ये इन बेवकूफ गधों की स्थिति है, और ये इतने बड़े बड़े लॉयर बने बैठे हैं। समझ रहे हो बात को? अब एक और चीज देखते हैं। एक नीरजा गोपाल जयाल आपके पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जेएनयू के, उन्होंने सीएए को ये कहा कि ये फंडामेंटल डिपार्चर है आपका फ्रॉम सिविक नेशनलिज्म टू एथनिक नेशनलिज्म। क्या है ये? सिविक नेशनलिज्म से आप कहाँ चले गए हो? एथनिक नेशनलिज्म पे चले गए हो। अब इंडिया जो है वो रिलीजन बेस्ड मेंबरशिप क्राइटेरिया अडॉप्ट कर रहा है सिटीजनशिप के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर सिविक कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है। भगवान जाने कौन सी किताब पढ़ के आए थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मुझे भी नहीं पता। समटाइम्स आई फील प्राउड कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ज्यादा ठीक है जेएनयू से, कम से कम इस तरीके के लोग तो नहीं है हमारे यूनिवर्सिटीज में। ठीक है। तो
प्रताप भानु मेहता ने ये कहा कि ही वाज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, और उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो सीए है वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये इम्प्लिसिटली ये एक्सेप्ट करता है कि इंडिया जो है वो प्राइमरीली हिंदू नेशन है, जहां माइनॉरिटीज को जो स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, ये अपने आप में ये एक सेल्फ डिफीटिंग लॉजिक दे रहे हैं लोग। अब मुझे नहीं पता कि प्रताप भानु मेहता को उसमें ये क्यों नहीं दिख रहा है कि उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, आपके जो है बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख्स हैं, पारसीज हैं, और क्या ये माइनॉरिटीज नहीं है सर? आई डोंट नो, पर कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ मुस्लिम इस देश में माइनॉरिटी है। ये पॉलिटिशियंस ही तो हैं सर, जो अपने वोट बैंक के लिए लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी लीडर है, उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो सीए है वो इंडिया का एक हिस्टोरिक मॉरल ऑब्लिगेशन है, जो पार्टीशन के वक्त आपके हिंदूज, सिख्स और बुद्धिस्ट जो छूट गए थे, उनको आपको जस्टिस देना है। अच्छा, एक और चीज है इसमें, एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि नेहरू लियाकत पैक्ट आपका एक हुआ था। नेहरू लियाकत पैक्ट में ये कहा गया था कि नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और लियाकत उनका प्राइम मिनिस्टर था, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स ने बैठ के ये आर्ग्यू किया था कि जो हमारे यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। इंडिया के केस में अगर आप देखोगे तो क्या आपको वो चीज नहीं दिखती? पाकिस्तान में ऐसा कहा जाता है कि जहाँ 16% हिंदूज हुआ करते थे, आज वो ले दे करके 1%, 8% रह गए सर। अब कोई मुझे ये लॉजिक समझा दे कि वो इंसान कहाँ गए? आई डोंट नो, मैं ये लॉजिक्स नहीं समझ पाता हूँ सर। ग्रेवनेल ऑस्टिन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये लिखा था कि जो सिटीजन प्रोविजंस है हमारे, दे वर डेलिबरेटली फ्लेक्सिबल। वाई? कि पार्लियामेंट को आपने ये पावर दी अडॉप्ट करने की, और सीए जो है वो उसी फ्लेक्सिबिलिटी का एक यूज है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसकी जो बाउंड्री है वो है कहाँ की? भाई आपने क्रिकेट एक मैदान तो दे दिया कि भाई पार्लियामेंट जाओ करो बैटिंग, पर वो बाउंड्री तो फिक्स करो कि किस बाउंड्री के अंदर अंदर बात होगी। वो बाउंड्री कौन फिक्स करेगा, वो एक इशू है। तो एक फटाफट से इसका हम रिवीजन करते हैं कि 5 से 11 हमने देखा कमेंसमेंट टाइम टाइम के जो सिटीजन के प्रोविजनशिप है वो आपको दिए गए हैं। आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को एक प्लेनरी पावर देता है। प्लेनरी पावर का मतलब है कि ओनली पार्लियामेंट, नो स्टेट हैज रोल इनटू द इशू ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, सिटीजनशिप एक्वायर करने के हमने 5 तरीके पढ़े। कौन कौन से पढ़े? बर्थ से पढ़ा, डिसेंट से पढ़ा, रजिस्ट्रेशन से पढ़ा, नेचुरलाइजेशन से देखा, और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी से देखा। उसके बाद में हमने देखा कि सिटीजनशिप लूज करने के 3 तरीके हैं। अब वो क्या है सर? रिनंसिएशन, टर्मिनेशन, और आपका ये क्या बोलते हैं, डेप्रीविएशन। ठीक है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी कि बाय बर्थ जो सिटीजन हैं उनको आप डिप्राइव नहीं कर सकते उनकी सिटीजनशिप से। सेक्शन 10 ये कहता है CAA 1955 का। बर्थ जो सिटीजनशिप है उसका इवोल्यूशन कुछ ऐसा हुआ है कि जो प्री 1987 से पहले के लोग हैं वहां पे आपने प्योर जस्ट सोली का कॉन्सेप्ट दिया है, मतलब प्योरली आपके सॉइल बेस्ड बर्थ की बात करिए। आप पैदा हुए, आप सिटीजन हो जैसे आराम, उसके बाद आपके कोई इशू नहीं आता है कि भाई आपके पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, नहीं है, उससे मतलब नहीं है। तुम इस देश में 1987 से पहले पैदा हुए, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिंगल थिंग, नो सॉर्ट ऑफ कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो क्या नहीं हो, तुम्हारे पिताजी माताजी, कोई मतलब नहीं है। अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए हो तो आप सिटीजन हो इस देश के। 1987 से 2004 के बीच में ये बोला कि आपका एक पेरेंट जो है वो हिंदू हो, सॉरी माय मिस्टेक, सिटीजन होना चाहिए। राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी इसी कॉन्सेप्ट से आपके सिटीजन बनते हैं। भाई राजीव गांधी एंड सोनिया गांधी, उन दोनों में से एक पेरेंट का इंडियन होना जरूर। ऑल्दो सोनिया गांधी इज ऑल्सो नाउ इंडियन, उन्होंने जो है आपकी सिटीजनशिप एक्वायर्ड करी है। बट व्हाट आई एम सेइंग कि अगर उसको आप समझने के लॉजिक से देखोगे तो राहुल गांधी जी जो है आपके, वो इस वजह से सिटीजन है कि उनके जो फादर है वो आपके जो है वो सिटीजन है, एज बीइंग राहुल गांधी। आई थिंक कि 1987 के बाद ही मुझे नहीं पता डेट ऑफ बर्थ क्या है, बट युवा नेता है। तो जो भी है XYZ, हमें नहीं पता, वो हमारा इशू भी नहीं है, हम तो समझाने के लिए बात कर रहे हैं। और अब उसके बाद आपने पोस्ट 2004 में ये बोल दिया है कि जो दोनों पेरेंट्स हैं आपके, दोनों पेरेंट्स हैं आपके सिटीजन हो, और इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए एक भी।
मतलब एक पेरेंट आपका हो इंडियन, दूसरा इलीगल माइग्रेंट ना हो। भाई सिटीजन तो वो भी होना चाहिए आपका, बट वो सिटीजन में भी इलीगल माइग्रेंट ना हो, फिर वो पकड़ में आ गया तो उसकी ओर जाएगी फिर सिटीजनशिप। ये है। सीए 2019 क्या बोल रहा था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 6 माइनॉरिटी रीजन को फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप देंगे, 11 साल की जगह 5 साल का क्राइटेरिया। इतनी सी बात थी सर, और कुछ भी नहीं था उस पर्टिकुलर इशू में, जिसके अंदर हवा मचा दिया एकदम बिल्कुल। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की आपने मुस्लिम को एक्सक्लूड कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी ये। ठीक है। सीए रूल्स आपके मार्च 2024 में नोटिफाई हुए हैं। एनआरसी जो थी वो ओरिजिनली आपके असम के लिए थी, असम अकॉर्ड 1985 हमने देखा ही था। एनआरसी जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में करी गई थी, 19 लाख से ज्यादा वोटर बाहर हो गए थे। फॉरेनर ट्रिब्यूनल आपने बना दी थी कि जहां पर जाकर के वो अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेशली इसके लिए वो कोर्ट ट्रिब्यूनल बनाई गई थी। नेशन वाइड एनआरसी की आपने बात करी थी, कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन अब आपने ये कहा है कि भाई सेंसस के साथ ही हम करवा रहे हैं एनआरसी भी। ठीक है, 2025 में इसको आपने अनाउंस कर दिया है, अभी आपके सेंसस भी चल रहा है। ओसीआई आपके सिटीजन नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल स्टेटस इनको दे दिए जाते हैं, वोटिंग का, गवर्नमेंट जॉब्स का, एग्रीकल्चर लैंड का कोई इनको राइट नहीं है। पर अभी रिसेंटली आपके 2025 के अंदर एक सर्कुलर आपने नोटिस जारी किया है, जिसमें आपने ये कहा है कि कुछ गवर्नमेंट रिसर्च पोजीशन पे भी हम अगर चाहें तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स को ले सकते हैं। 2015 में आपने ओसीआई और पीआईओ को मर्ज कर दिया था। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये सिटीजनशिप जो है, हमने बड़ा सीधा सिंपल सा और डेप्थ में जाके बहुत कवर कर लिया है। एक 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम सेशन 5 में चलते हैं, जहां हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज फंडामेंटल राइट। और ये सबसे डेंस सेशन होने वाले हैं अगले दोनों सेशंस। सुप्रीम कोर्ट केसेस की तो ये मान लो कि बारिश ही हो जाएगी उसके अंदर, तो आप तैयार रहो उसके लिए। तब तक के लिए 10 मिनट का आपको ब्रेक है, बिल्कुल बढ़िया से पानी वानी पियो, आराम करो। ठीक है, ओके गाइस।